नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं साहित्य, संस्कृति और भाषा, इनके परस्पर अंतर संबंध क्या हैं और इनका पाठकीय क्या प्रभाव होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य शब्द अपने आप में इस बात का द्योतक है कि जो पाठकीय समाज का हित केंद्र में रखकर चलता है वही साहित्य कहलाता है। इसीलिए साहित्य शब्द हित के परिरक्षण से जोड़कर देखा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह कि किसी भी सभ्य समाज, संस्कृति के लिए, शिक्षा जगत के लिए और ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि के लिए साहित्य मित्र का धर्म भी निभाता है, साहित्य शिक्षक का धर्म भी निभाता है, साहित्य परिवारजनों की अलग अलग भूमिकाओं को भी कहीं ना कहीं हमारे साथ निभाता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में संस्कृत, हिंदी, भारतीय भाषाओं के साहित्य या संसार की अन्य भाषाओं के साहित्य को देखें, साहित्यकार एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। वह एक जीने की शैली और जीवनानुभवों के अनुशासन से अनुपालन की बात भी हमारे समक्ष रखता है। इसलिए जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हम आदिकाल से आज तक, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस पूरे साहित्य और उसकी सतत जो विकास यात्रा है उस पर दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि चाहे वो भक्ति का साहित्य हो, चाहे वो नीति का साहित्य हो, चाहे वह प्रेम की अभिव्यक्ति का साहित्य हो, वह राज प्रशस्ति का साहित्य हो, वह प्रकृति के सुंदर चित्रों के अंकन का साहित्य हो, मानवीकरण की एक बड़ी सहज प्रभाव पैदा करने वाली प्रक्रिया, इससे जुड़ा हुआ साहित्य हो, तो जो साहित्य की अभिव्यक्तिगत प्रवृत्तियां हैं उन सबको देखें तो उनके अपने विशिष्ट प्रयोजन हैं। और साहित्य जैसे भाषा संस्कृति की वाहक होती है, जैसे भाषा हमारे पूरे न केवल व्यक्ति के, समाज और राष्ट्र के चरित्र को भी अभिव्यक्त करती है। इसीलिए अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियों की वाहिकाएं होती हैं, लेकिन जो मूलभूत संस्कृति होती है वह राष्ट्र की द्योतक होती है। इसलिए सभ्यता और संस्कृति में अंतर किया जाता है। तो जो साहित्य है वह एक संस्कृति का निर्माण करता है। इस दृष्टि से हम देखें कि बहुत सुंदर उदाहरण हमारे समक्ष मिलते हैं जिसमें साहित्य को लेकर, साहित्य की शास्त्रीय भूमिका को लेकर रचनाकारों ने, समालोचकों ने तरह तरह से चिंतन किया है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण ये जो कवि भिखारीदास हैं, आचार्य भिखारीदास, उन्होंने काव्य निर्णय में लिखा, एक लहें तप पुंजन के फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई। एक तो इस तरह के साहित्यकार और साहित्य के प्रणेता होते हैं जैसे तुलसी और सूर जैसे विश्व कवि, महाकवि हुए, जिन्होंने तप से, साधना से इस साहित्यिक प्रदेय को हमारे समक्ष रखा। तो एक लहे तप पुंजन के फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई। फिर एक लहे बहु संपत्ति के सब भूषण, ज्यों बरबीर बढ़ाई। एक तरफ केशव, रामचंद्रिका के प्रणेता और तमाम तरह की जो रसप्रिया, कविप्रिया जैसी काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के प्रणेता, और एक तरफ भूषण जैसे कवि जो छत्रपति शिवाजी के छत्रसाल के दरबार में रहकर भी राष्ट्र की चेतना, जातीय चेतना, भारतीय चेतना, इसको मुखर करते रहे। एकन को जस ही
सो प्रयोजन। और कुछ साहित्य और साहित्यकार ऐसे होते हैं जो यश की आकांक्षा से साहित्य का सृजन करते हैं। तो जब हम साहित्य के प्रयोजन की बात करते हैं, कविता के प्रयोजन की बात करते हैं, धनार्जन के लिए साहित्य होता है, यश और कीर्ति के लिए साहित्य होता है, परोपकार के लिए साहित्य होता है, समाज के हित के लिए, यहाँ तक कि स्वास्थ्य लाभ के लिए भी साहित्य होता है। और इन सब की अपनी एक संस्कृति है, इन सब का अपना एक संस्कार है। तो एक निको जस सो ही प्रयोजन है रस खान रहीम की नाई। जैसे रसखान और रहीम जैसे विश्व कवि, उन्होंने यश और कीर्ति के लिए भगवान कृष्ण की उपासना की, वंदना की। मध्यकाल में कृष्ण एक आराध्य के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ढाई। तो भिखारीदास कहते हैं कि कविता क्या होती है कि वो जो पाठक है, जो समाज है, जो राष्ट्र है, उन सब के लिए सुखद हो, आनंदप्रद हो, वह कविता कविता होती है। इसलिए साहित्य जिसमें कविता भी है, गद्य भी है, चाहे वो कथा साहित्य हो, चाहे वह नाट्य साहित्य हो, चाहे वह समालोचना की बात हम करें। हालांकि आलोचना विशुद्ध साहित्य में समाहित नहीं है, लेकिन साहित्य की एक विधा के रूप में हम उसे भी देखते हैं, और इसलिए हम आलोचना के भी प्रदेय की बात जब करते हैं तो हम उसको देख सकते हैं। तो साहित्य का साहित्यकार के धर्म से और मनुष्य के मूल्य से एक अटूट रिश्ता होता है। जो मानव मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, उन सब मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में हम साहित्य की समीक्षा करते हैं। इसलिए साहित्य में वात्सल्य भी होता है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी देर मोहे दूध पिबत भई, ये अबहू है छोटी। सूरदास जो माँ का हृदय झांक लेते हैं कोना कोना, वो भी साहित्यकार का एक धर्म है। और राष्ट्रीय चेतना की कविता हो, हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और इसी प्रकार प्रेमचंद जब उपन्यास और कहानियाँ लिखते हैं, जैनेन्द्र जब उपन्यास और कहानियाँ लिखती हैं, तो एक पूरा जो समाज है, पूरी जो संस्कृति है, वो प्रतिबिंबित होती है। तो सभ्यता का क्रमिक विकास जो परिवर्तनशील है, वो साहित्य में आता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन साहित्य समाज का वस्तुतः यथारूप दर्पण नहीं होता। वह साहित्य के दूषण को उजागर करता है इस प्रयोजन से कि इसके निदान खोजे जाएं। इसलिए साहित्यकार का यह धर्म होता है कि वह केवल साहित्य की समस्याओं को, समाज की समस्याओं को उघाड़ कर न रख दे, उनके बारे में, उनके विषय में यदि चिंतन करे, यदि मनन करे, तो फिर उसके समाधान भी सुझाए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें, ये समस्याएं सभी। तो साहित्यकार का तो ये धर्म है कि हमारा अतीत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है, हमारा भविष्य क्या होगा, इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। यदि हम ऐसा सोच पाएंगे तो हम उसके लिए कुछ रास्ते, कुछ समाधान भी खोज पाएंगे। साहित्य सबको प्राप्त नहीं होता। ये विशिष्ट अनुकंपा ईश्वर की होती है कि वह किसी को साहित्यकार बनाता है। इसलिए साहित्यकार का जो सामाजिक धर्म है, साहित्यकार का जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धर्म है, उसमें वह निश्चित रूप से इस बात की चिंता करता है कि वह कविता या साहित्य सृजन क्यों कर रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, वह किसके लिए कर रहा है। वह शिक्षा के विस्तार के लिए कर रहा है, वह ज्ञान के विस्तार के लिए कर रहा है, वह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आत्मसात करने के लिए कर रहा है, वह संसार के साथ आगे बढ़ने और अपने पाठकों की अभिरुचि का परिष्कार करने की दृष्टि से कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि का सृजन कर रहा है। वह मात्र अश्लीलता परोसने के लिए साहित्य नहीं होता, वह सत साहित्य नहीं होता, वह पीत साहित्य हो सकता है। इसलिए साहित्य में, सत साहित्य में जब हम उसके प्रदेय की बात करते हैं, उसके अवदान की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास समय सापेक्ष साहित्य धर्म का निर्वाह करने वाले असंख्य रचनाकार हुए। बहुतों ने पुराकथाओं को लेकर साहित्यिक रचनाएं लिखी, पुराकथाओं के नवीन और आधुनिक अर्थ और अर्थों की प्रासंगिकता को लेकर कथाएं लिखी, पुराचरित्रों को लेकर के महाकाव्यात्मक रचनाएं भी लिखी जाती रहीं। और कुरुक्षेत्र जैसी रचना जिसमें युद्ध का हम आत्मसात करें कि न करें, युद्ध का धर्म क्या है, क्या होना चाहिए। रामचरितमानस जैसी महाकाव्यात्मक रचना, जयशंकर प्रसाद की
कामायनी जैसी महाकाव्यात्मक रचना, और इसी प्रकार बहुत से बड़े बड़े रचनाकारों के नाटकों की बात हम कर सकते हैं। चाहे मोहन राकेश की बात हम करें या जयशंकर प्रसाद के ही नाटकों की बात हम करें, तो हम देख सकते हैं कि साहित्य का अपना एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है, और साहित्य की भाषा और जो भाषाई संस्कृति है वो शिक्षा जगत के सामने, पाठक वर्ग के सामने बहुत से नए नए आयामों को उजागर करती हुई आगे बढ़ती है। इसलिए साहित्य का प्रदेय स्तुत्य है, और भाषा से उसका अभिन्न अटूट संबंध है, और संस्कृति उसके माध्यम से प्रतिबिंबित होती है। संस्कृति उसके माध्यम से पुनः प्रतिष्ठित और पुनर्आख्यायित होती है। यह भी उसकी एक बहुत बड़ी देन है। अब हम साहित्य के बाद थोड़ी चर्चा संस्कृति पर करें। संस्कृति, जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो सृष्टि है, यह जो संसार है, ये विधाता की निर्मित रचना है, और जिसे विधाता ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, वह तो निष्पाप है, निष्पाप होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि के नियामक अगर बना रहे हैं तो उसमें कोई दोष, उसमें कोई कमी, उसमें कोई त्रुटि वो नहीं होनी चाहिए। तो मूलतः यह ऐसी ही थी, किंतु धीरे धीरे इस ईश्वर निर्मिति में दोष आते चले गए, पाप आते चले गए, और यह वस्तुतः जो दोष निवारण है, जो पाप से मुक्त होने का प्रयत्न है, वह संस्कृति है। संस्कृति जो संस्कारित करती है। तो दूषण का निवारण जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जिस तत्व के माध्यम से होता है, उसे संस्कृति कहा जाता है। तो एक तरह से ये जो ईश्वर और इस सृष्टि का संबंध है, वो कर्ता और कृति का संबंध है, और हम कृतिकार की मूल रचना को जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए उसको हम संस्कृति के रूप में देखते हैं। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की परिचायक होती है, और राष्ट्र की जो परिव्याप्ति है वो व्यापक है। राष्ट्र केवल देश की सीमा मात्र नहीं है, राष्ट्र को उसकी संस्कृति के माध्यम से सीमाओं को लांघ कर बाहर भी ले जाया जाता है। जो हमारे भारतीय मूल के निवासी हैं, वो यदि भारत से बाहर कहीं रह रहे हैं, मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, ट्रिनिडाड में, दक्षिण अफ्रीका में, या बाली में, या श्रीलंका में, या जो अन्य यूरोपीय देशों में भी अगर वो भारतीय लोग वहाँ गए हैं तो अपनी संस्कृति को लेकर गए हैं। मॉरिशस में जो लोग गए थे वो गीता को लेकर गए, वो हनुमान चालीसा को लेकर गए, वो गंगा जल लेकर गए, वो रामचरितमानस लेकर गए, और उन्होंने वहाँ जाकर उस संस्कृति को जीवित रखा। तो जो संस्कृति है उसको हम किसी सीमा में बांध कर नहीं रख सकते। उसको आत्मसात करने वाले लोग राष्ट्र के भीतर और राष्ट्र के बाहर विश्व में भी विद्यमान रहते हैं। इसलिए जो भारतीय भाषाओं में लेखन हो रहा है, प्रवासी लेखन, वो भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के आधार पर वो लोग लेखन कर रहे हैं, और कोशिश वो करते हैं कि उन मूल्यों को, उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को, उन पर्व उत्सवों को वो उनमें शामिल करें, उन संस्कारों को वो उन रचनाओं में, गद्य पद्य में, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि, संस्मरण आदि, रेखाचित्र आदि, उनमें वो उसे शामिल करें। एक संस्कृति को पहचान दिलाने वाला बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है उसका भूगोल। और भूगोल में हम देख सकते हैं कि जो नदियां हैं, जैसे गंगा जमुना, तो गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियों का, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उल्लेख हिंदी साहित्यकारों ने अनेक रचनाओं के माध्यम से किया है, और हमारे समक्ष गंगा लहरी संस्कृत में भी लिखी गई, हिंदी में पद्माकर ने गंगा लहरी लिखी, ग्वाल कवि ने जमुना लहरी, गंगा लहरी, बहुत सारे कवियों ने। जब हम देखते हैं कि हमारी नदियों के प्रति जो, क्योंकि हम तो नदी को माँ के रूप में देखते हैं,
सुरसरी गंगा जो है देव नदी है, उसकी पूजा होती है, वो मोक्षदायिनी है। जो अंतिम संस्कार होता है उसके बाद जो अस्थि विसर्जन होता है वो सामान्यतः गंगा में करने का एक प्रचलन है। तो ये जो संस्कृति है, कवियों ने पाप धोने का, दोषों से मुक्त होने का जो उपक्रम है वो इन नदियों से जोड़कर चित्रित किया, वर्णित किया है। पद्माकर को रीतिकाल के कवि हैं, कोढ़ हो गया था और उससे मुक्ति के लिए उन्होंने गंगा लहरी लिखी। और जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देव हैं, वो अनेक रूपों में हमें मिलते हैं। शाक्त भक्त जो शक्ति की उपासना करते हैं, शैव भक्त जो शिव परिवार की उपासना करते हैं। तो शक्ति की उपासना में चंडी, दुर्गा, काली, इनकी, पार्वती, और शैव जो संप्रदाय है, शैव मत है, उसमें शिव की उपासना, गणपति की उपासना। तो हमारे यहाँ जितने मंगलाचरण हैं रचनाओं में, उनमें सब में कोई ना कोई, कहीं कृष्ण आराध्य हैं, कहीं राम आराध्य हैं, कहीं हनुमान आराध्य हैं। हनुमान बाहुक तुलसी ने लिखी। रामचरितमानस में राम के चरित्र का जो एक व्यापक मानस तैयार किया, समुद्र जैसी रचना तैयार कर दी। कृष्ण भक्त कवियों ने, अष्टछाप के कवि हों या उस संप्रदाय से बाहर रहकर, बहुत सारे कृष्ण भक्त कवि, मीरा को हम देखें, रसखान को हम देखें, तो कृष्ण का एक जो लोक रंजक, लोक रक्षक रूप है, तो हमारे आराध्य को ले, ये भी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। अनेक रचनाएं इस प्रकार की हम देख सकते हैं। हमारे भूगोल में हिमालय पर्वत है, तो प्रसाद लिखते हैं, हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो। और मेरे हिमगरी मेरे विशाल, ये रचना भी हम देख सकते हैं। चाहे महादेवी की कविता हो, चाहे पंत की कविता हो, दिनकर की कविता हो, तो हिमालय भी वहाँ आ रहे हैं, पर्वत भी आ रहे हैं, पर्वत श्रृंखलाएं भी आ रही हैं। विंध्याचल को लेकर भी खूब रचनाओं में शामिल किया। तो जीवन पद्धति हमारी जो है वो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, लोक आस्थाएं, लोक विश्वास, टोने टोटके, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। और भारतीय संस्कृति तो संसार में, दुनिया में बहुत स्तुत्य संस्कृति मानी गई है, क्योंकि उसने इस जन्म का ही नहीं, उस जन्म का भी वृत्तांत जो है उसे आत्मसात किया है। हम जन्म और मृत्यु में, फिर पुनर्जन्म में भी हमारा विश्वास है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीयता से, राष्ट्रवाद से जुड़कर हमारे समक्ष आती हैं। और इन सब के साथ साथ तुलसी ने रामचरितमानस में जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा की, चाहे वो पिता, चाहे वो भाई, चाहे वो राजा, चाहे वो पत्नी, चाहे वो पुत्र, तो प्रजा के बारे में भी उन्होंने जिस तरह की एक मान्यता, एक धारणा हमारे समक्ष रखी, तो हम देख सकते हैं। सिंगल द्वीप की परिकल्पना है। कामायनी में वो जो एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो ये जो मनु के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, ईड़ा के माध्यम से पूरी जीवन गाथा मनुष्य की आद्योपांत वर्णित की, वो हमारी संस्कृति की द्योतक है। और इसी तरह हमारे जो वन हैं, उपवन हैं, वाटिकाएं हैं, चाहे वो नंदन वन हो, चाहे वो चंदन वन हो, चाहे वो अभ्यारण्य हो, कजरी वन हो, दंडकारण्य हो, मधुवन हो, निधिवन हो, वृंदावन हो, ये सब हमारे मध्यकालीन साहित्य में इनका वर्णन कवियों ने खूब किया है। तो ये भारतीय संस्कृति है। और इसी प्रकार व्रत हैं, उपवास हैं, साधना पद्धति है, योग पद्धति है, इनको भी सारे संत कवियों ने योग साधना को साहित्य का हिस्सा बनाकर हमारे समक्ष रखा, तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस तरह आराध्य, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो या शिव परिवार हो, उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उन सब के साथ साथ उनकी जीवन गाथा, आद्योपांत उनके जन्म से लेकर, और दैत्यों का, असुरों का संहार, चंडी पर रचनाएं लिखी, चंडी चरित। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कवियों ने ब्रज प्रदेश का, अवध प्रदेश का, कुंज गलियों का, द्वारकापुरी का, और इसी तरह मगध प्रदेश का, मीरा ने राजस्थान की जो संस्कृति हमारे समक्ष प्रस्तुत की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सूर ने ब्रज की जो संस्कृति
और कृष्ण भक्त कवियों ने जो प्रस्तुत की, राम भक्त कवियों ने अवध की जो संस्कृति हमारे समक्ष प्रस्तुत की, हरियाणा के अनेक संत हैं जो हरियाणा की संस्कृति को, वहाँ के मूल्यों को, वहाँ की सभ्यता को भी सांस्कृतिक जामा पहनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इतिहास भी संस्कृति का द्योतक होता है, इसलिए बहुत सी रचनाओं में, संस्कृत, हिंदी में या भारतीय भाषाओं में हम देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं का, भूषण के काव्य में इतिहास बोध की बात हम करते हैं। और ऐतिहासिक काव्य और ऐतिहासिक उपन्यास, नाटक, कथाएं लिखने वाले हिंदी के पास अनेक रचनाकार हैं। उसमें प्रसाद के नाटकों को देख सकते हैं, अतीत की गौरव गाथा को उन्होंने किस कुशलता के साथ व्यंजित किया। वृंदावन लाल वर्मा को देख सकते हैं, रांगे राघव को देख सकते हैं, राम कुमार वर्मा को देख सकते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक नाटकों और एकांकियों की रचना की। देश की जलवायु, देश की संस्कृति, भारतीय धर्म साधना, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, दार्शनिकों को हम देख सकते हैं, हमारी चिकित्सा पद्धति आदि को देख सकते हैं, जो साहित्य में, कविता में कहीं ना कहीं सीधे या प्रकारांतर से व्यक्त हुई है। और इन सब के साथ साथ हमारे जो हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई या बौद्ध और जैन या वैष्णव भक्ति, शाक्त भक्ति, इसी तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इमामबाड़े, ये सब का, मजार आदि, इनका सबका भी वर्णन हमारी रचनाओं में खूब हुआ है। और वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, शास्त्र ग्रंथों का, स्मृति ग्रंथों का, बाइबल, गुरबाणी, बीजक, गीता, महाभारत, ये तमाम तरह की रचनाएं इस बात की द्योतक है कि भारतीय संस्कृति बहुत व्यापक है और उसका साहित्य से एक अटूट रिश्ता, एक संबंध रहा है। प्रेमचंद की रचनाओं को देखें तो पूरी कृषि संस्कृति का उन्होंने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। जो गोदान है वो कृषक की पूरी एक जीवन गाथा है। तो भारतीय समाज में कृषि का, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, और कृषक का क्या योगदान रहा और उसकी जीवन की जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनकी तरफ भी संकेत किया कवि, हमारे रचनाकारों ने, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो या नाटक और कविता आदि हो। इसी तरह से हमारे यहाँ देवी देवताओं का, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो कुबेर हों, चाहे वो गणपति हों, शिव हों, पार्वती हों, चंडी हों, राम हों, दुर्गा हों, और कामधेनु, वरुण, जल, अग्निदेव, वरुण देव, इंद्र, जो देवराज इंद्र हैं, उनको लेकर भी। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, मलय पर्वत का, पारस पत्थर का, ये सब हमारी साहित्य की समृद्धि के साथ जुड़कर हमारे समक्ष आते हैं। हमारी दार्शनिक जो मान्यताएं हैं, जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इनका भी वर्णन हमारे यहाँ दर्शन में खूब हुआ। तो हम देख सकते हैं कि साहित्य और संस्कृति का जो रिश्ता है भारतीय समाज में, भारत में, और भारतीय संस्कृति की जो परिव्याप्ति है वो वैश्विक है। उसके जो मूल्य हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, वो वास्तव में अद्भुत हैं और उनको हम साहित्य से विलग करके नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार हम भाषा को भी देख सकते हैं। भाषा जो होती है वो संस्कृति की वाहिका होती है और साहित्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा है। और भारत जो है वो तो बहुभाषा भाषी देश है। वह साहित्य की दृष्टि से, संप्रेषण की दृष्टि से, संपर्क की दृष्टि से, राजभाषा की दृष्टि से, प्रयोजन परकता की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान के विस्तार की दृष्टि से हमारे पास जो भाषाई भंडार है वो अद्भुत है, वो बहुत विराट और व्यापक है। इसलिए हमारे यहाँ जो राज्यों का विभाजन है वो भाषा आधारित भी है। पंजाब पंजाबी भाषा से प्रतिबिंबित होता है, बंगाल बंगला भाषा से, गुजरात गुजराती से, महाराष्ट्र मराठी से, तमिलनाडु तमिल से। तो ये जो वस्तु स्थिति है, वहाँ की बोलियाँ, उपबोलियाँ, वो भी संस्कृति को और साहित्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इसलिए हम राजस्थान के हिंदी कवि, हिमाचल के हिंदी कवि, कश्मीर के हिंदी कवि, हरियाणा के हिंदी कवि, यहाँ तक कि हम प्रवासी हिंदी लेखक, न केवल कवि, गद्यकार भी, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, संस्मरण, जीवनियाँ, रेखाचित्र,
और फिर अब भाषाओं में परस्पर अनुवाद की एक सशक्त परंपरा, फिर इन सब के प्रतिबिंबन का जो स्वरूप है उसको हम मीडिया में, पत्रकारिता में भी देख सकते हैं। तो भाषा जो होती है वो व्यक्ति को, उसकी संस्कृति को, उसके चरित्र को तो प्रतिबिंबित करती है, राष्ट्र के और राष्ट्र की साहित्यिक धरोहर के चरित्र की अभिव्यक्ति भी भाषा के माध्यम से होती है। इसलिए बात चाहे संस्कृत साहित्य के विशाल व्यापक भंडार की हो, जिसमें एक से एक बड़े रचनाकार विश्व स्तर के, कालिदास की बात करें, भास की बात करें, या जो दर्शन आदि के ग्रंथ तैयार करने वाले संस्कृत के और काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सृजन करने वाले शास्त्रकारों के अगर हम विषय में और उनके प्रदेय के विषय में बात करें तो हम देख सकते हैं कि चाहे संस्कृत की बात हो, संस्कृत और हिंदी इतर भारतीय अन्य भाषाओं की बात हो, हम सुब्रमण्यम भारती को भी जानते हैं तो उनकी भाषा और उनके साहित्य के कारण, हम रविन्द्रनाथ टैगोर को भी जानते हैं तो उनकी भाषा और उनके साहित्य के कारण, हम अमृता प्रीतम को भी जानते हैं, और इसी प्रकार अलग अलग हम मीरा को पढ़ते हैं, हम गुजरात के संतों को पढ़ते हैं, हम महाराष्ट्र के संतों को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि वास्तव में ये जो साहित्य का, संस्कृति का और भाषा का संबंध है ये एक तरह से चोली दामन का अन्योन्याश्रित संबंध है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इसलिए भाषा हमें संस्कारित करती है, भाषा देश की अस्मिता की पहचान बनकर साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, क्योंकि साहित्य और संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा है, और भाषा चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, हम दोनों में इन सांस्कृतिक बिंदुओं को, ये इन भारतीय संस्कृति के मूल्यों को, चाहे वो नैतिक मूल्य हों, चाहे वो मानवीय मूल्य हों, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हों, धार्मिक मूल्य हों, उन सबको हम साहित्य और संस्कृति के साथ जोड़कर, भाषा से जोड़कर देखना चाहते हैं और देखते हैं। तभी हमारी एक समग्रता जो छवि उभर कर आती है वो विश्व के सामने पहुंचती है। इसलिए मित्रों, जो रचनाकार हैं उनकी भाषा की और शैली की अलग अलग विशेषताएं होते हुए भी उनमें एक जो राष्ट्रीयता का बोध दिखाई देता है, एक सांस्कृतिक चेतना दिखाई देती है, वह भारत की और भारतीयता की चेतना दिखाई देती है। महादेवी की कविता हो, विरह की कविता हो, प्रेम की कविता हो, या भक्ति की कविता हो, दर्शन की कविता हो, या उधर मनोवैज्ञानिक उपन्यास हों, ऐतिहासिक उपन्यास हों, या अतीत की गौरव गाथा के नाटक और एकांकी हों, और आत्मकथाएं हों, जीवनियाँ हों, वो समाज सुधारकों की जीवनी हो या राष्ट्रीय भावना को परिपुष्ट करने और उसे बढ़ाने वाले जो राष्ट्रचेता हैं उनकी जीवनियाँ हों, उन सबको हम देख सकते हैं कि भाषा के जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसलिए हम भाषा को, साहित्य को और संस्कृति को एक ही माला में पिरो कर देखते हैं तो हमारे देश की एक छवि, जो सुसंस्कृत छवि है, वो उभर कर आती है। और निश्चित रूप से भारत इस दृष्टि से दुनिया का बहुत समृद्ध देश है, बहुत संपन्न देश है, और हम उस पर गर्व करते हैं कि हम इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं, जहाँ रहकर जिसका वरद हस्त, जिसका आशीष हम सबको मिलता है, और हम उस देश के नागरिक हैं जिससे हम दुनिया में भारत की छवि को आगे बढ़ाने का काम संस्कृति, साहित्य और भाषा के माध्यम से करते हैं।